अर्ध नारीश्वर विमर्श की लेखक थी। मैं स्त्री विमर्श की नहीं, अर्ध नारीश्वर विमर्श की लेखक थी। नर में स्वीकृत नारी तत्व और नारी में स्वीकृत नर तत्व मुझे सहज और अनायास ही मिल जाते थे और वे मुझे काफी महत्वपूर्ण लगते थे। लेखन शुरू करने के करीब 25 साल बाद मैंने कठगुलाब उपन्यास लिखा। तब स्त्री विमर्श पर हो रही सतही चर्चा से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये देखते हुए कि स्त्री विमर्श पद का इस्तेमाल सब लेखक, पाठक, आलोचक धड़ल्ले से करते थे, क्या यह अचरज की बात नहीं थी कि स्त्री लिखित उपन्यासों में स्त्री पात्र खुद उस पर विचार विनिमय नहीं करते थे। तो सहज ही मेरे स्त्री पात्रों ने स्त्री विमर्श और उसके कारण बदलते रूपकों पर विचार किया। अनुभूत और उससे उत्पन्न चेतना तो उसमें थी ही, पर परिवर्तित रूपक भी थे। और सबसे अहम रूपक, जैसे मैंने पहले कहा था, मातृत्व का था। मातृत्व का अर्थ शिशु को जन्म देना या गोद लेकर पालना भर नहीं था, वो बिना किसी अपेक्षा के किया गया निष्कलुष प्रेम भी था, जो केवल या ज्यादातर शिशु से ही किया जाता है। सबसे महत्व की बात ये थी कि ये पोषक प्रेम सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष भी करता था। कह सकते हैं कि सिर्फ स्त्री में नहीं, पुरुष में भी मातृत्व था। स्त्री से ज्यादा भी हो सकता था अगर पुरुष पोषक तत्व से परिपूर्ण हो। इस उपन्यास में 4 स्त्रियां अपनी कहानी सुनाती हैं और अपने साथ दूसरी स्त्रियों की भी कहानी आगे बढ़ाती हैं। वे स्मृति से संपूर्ण व्यतीत को आगत के साथ रहकर अभिव्यक्त करती हैं। 2 निष्कर्ष इस कथ्य पाठ के बीच से उभर कर आते हैं। पहला, हमारे व्यतीत से हमारा आगत छिपा रहता है। हमारे व्यतीत में हमारा आगत छिपा रहता है। दूसरा, हमारा जीवन किन्हीं दूसरों के जीवन से परिपूर्ण होता है। स्त्री का पुरुष या पुरुष से स्त्री का नहीं, सबका सबसे। आलोचकों से, विभिन्न नजरिया और जीवन दृष्टि रखने वालों से। कठगुलाब की स्त्रियां विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से आती हैं, विभिन्न देशों से भी आती हैं, पर उनमें एक तत्व साझा है। सबके साथ अन्याय होता है। अनेक क्षेत्रों में वे भीषण रूप से प्रताड़ित होती हैं, पर सब सर्वाइवर्स हैं। कोई टूटती नहीं है, टूटती है तो वापस खड़ी होती है। किसी में विक्टिम मानसिकता नहीं है हमेशा के लिए। सब उठकर खड़ी होती हैं और मानव कल्याण में हाथ बटाती हैं। एक लेखक बनती है, एक डॉक्टर, बाकी उस पदवियों पर आसीन रहती हैं, पर धीरे धीरे सामाजिक कल्याण की तरफ उन्मुख होती हैं। 4 स्त्रियां हैं और उनकी कहानियां अनेक रंगों के धागों से बुनी हुई हैं, पर जाहिर है उनके जीवन में एक नहीं अनेक पुरुष भी आते ही हैं। शुरू में ज्यादातर पुरुष शोषक और अन्यायी पुरुषों की तरह उभरते हैं। सब नहीं, पर ज्यादातर। कुछ उदार मानसिकता रखने वाले आकर्षक पुरुष भी हैं, पर उनकी संख्या कम है। शायद इसलिए कि शुरू में मेरी दृष्टि सामाजिक यथार्थ से ज्यादा बंधी रही थी। मैं स्वीकार करती हूँ। अंत में एक पात्र आता है, विपिन नाम का। वो अलग महत्व रखता है। मैं समझती हूँ कि इस उपन्यास के पाठ में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि जो सबसे संवेदनशील, कोमल हृदया, बच्चे की ललक से परिपूर्ण, प्रकृति के निकट इंसान जो इसमें है पात्र, वो स्त्री नहीं पुरुष है, वही विपिन। उपन्यास में जब अब तक आए तमाम शोषक पुरुषों की वो काट है, उनका फॉयल है। वो स्त्रियों के साथ खड़ा रहता है और मानता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज्यादा गहरा और सघन सौंदर्य बोध होता है, इसीलिए उसे स्त्रियों का साथ पसंद है। समाज में विपिन जैसे पुरुष अगर हों, या अगर सब पुरुष कुछ हद तक विपिन जैसे बनने का प्रयास करें, तो स्त्री को पुरुष में ड्रैकुला की परछाई देखकर डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है
कि विपिन दोष रहित है। दोष रहित इंसान तो देवता बन जाता है और वो इस संसार के लिए किसी काम का नहीं रहता। विपिन का दोष ये है कि वो सोचता है अपने जीवन में वो अपनी बनाई योजना के अनुसार जी सकता है, अपने जीवन को संचालित कर सकता है। वो ये तय करने का पूर्ण अधिकार रखता है कि वो प्रेम करे या ना करे। यही वो मात खा जाता है, उसकी योजना विफल हो जाती है, वो अपने ही मन से हार जाता है। पर न वो अपनी संवेदना का क्षय होने देता है, न इंसानी उदारता का, यानी वो पुरुष नहीं मनुष्य बना रहता है, मातृत्व से भरपूर। कठगुलाब आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, पर उसे जबरदस्ती न पढ़कर अगर आप इस नए रूपक के प्रकाश में पढ़ेंगी तो सुख मिलेगा। भोग में त्याग और त्याग में भोग की अनुभूति आप प्राप्त कर सकेंगी। और एक अंतिम बात कहना चाहती हूं, आप वैकल्पिक अंत सुझाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप प्रगति करें, जीवन में हर्ष के महत्व को समझें, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको।